चलिए दोस्तों, आज हम गणित का मॉडल प्रश्न पत्र हल करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र हमें है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे और किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो चलते शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि -3/-19 है एक धन परिमेय, बी है ऋण परिमेय, सी है सही ऑप्शन है या तो धन या ऋण परिमेय और द इनमें से कोई नहीं। देखिए माइनस से माइनस जब कट जाएगा तो फिर एक धन परिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है संख्या 144 में वर्गमूल के अंक होंगे। देखिए 144 जो है वह 12 का वर्ग होता है। 12 का वर्ग 144। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12 ही आएगा और 12 में कितने अंक है? 2 अंक है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। 256/289 का वर्गमूल होगा। जब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता है 256 किसका वर्गमूल होता है? 256 है वो 16 का वर्गमूल होता है और 289 17 का वर्गमूल होता है, तो 16/17 सी ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि संख्या 13 का वर्ग होगा। 13 का वर्ग होता है 13 का 13 से अपन गुणा करेंगे 13 की घात 2, तो 13 गुणा 13 करेंगे तो आएगा 69। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उससे पहले एक प्रश्न हो रहा है। 10 की घात 3 का मान है। 10 की घात 3 का मान कितना होगा? 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर में 1000। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 243/512 का वर्गमूल होगा। इनका घनमूल होगा। ये हमें घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालेंगे तो 243 का घनमूल क्या होगा? 7 होगा। 243 का घनमूल 7 और 512 का घनमूल 8 होता है, तो 7/8 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 50 विद्यार्थियों में से 50% विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं। कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं? तो देखिए 50% तो अच्छे हैं, तो 50 का यदि 50% निकालोगे तो 25 यदि अच्छे हैं तो 25 ही तो खराब हुए, यानी 25 अच्छे नहीं हैं। कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं? 25। समीकरण 7p = 28 में p का मान होगा। p का मान निकालने के लिए p को यहीं रखेंगे, 28 में 7 का भाग दे देंगे तो आएगा 4 आएगा। इसका मतलब ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयत के विकर्ण होते हैं। देखिए आयत के विकर्ण जो होते हैं वो समान होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं। अगला प्रश्न है कि अन्य भुजाओं वाले समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है। देखिए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वह हमेशा 360 डिग्री होता है। सभी बहुभुज चाहे उसकी कितनी ही भुजाएं क्यों ना हो, लेकिन उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न हल किए हुए हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार प्रश्नों के उत्तर हमको अपनी बोर्ड की कॉपी में लिखना है, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर हमको एग्जाम में प्राप्त हो। एक भी नंबर अपना नहीं कटे, अच्छे से अच्छा करें, अपनी तैयारी भी सुदृढ़ रखें और तैयारी की जांच भी कर लें। तो अगला प्रश्न है, देखिए रिटर्न क्वेश्चन है, ये लिखना पड़ेगा इसमें। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। देखिए 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए ऐसी कौन सी संख्या है? तो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? लैसे लेंगे। क्या लेंगे? लैसे लेंगे। इस प्रकार लैसे लेंगे और फिर जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनका अपन क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या जोड़े से बाहर है? 2, 3 और 5। तो अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 और 5 का जोड़ा नहीं है, अतः इनका जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 को 2 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे और 5 को 5 से गुणा करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो संख्या आएगी 3600, 3600।
ठीक है, इसको अभाज्य गुण देखिए 2 2 के जोड़े बन गए 3, और कौन सी संख्या प्राप्त हुई 3600। अब 3600 जो संख्या हमें प्राप्त हुई है तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 8, 15 और 20 सभी का भाग जाएगा। 3600 जो है वह 8, 15 और 20 से विभाजित है और पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार अपने को प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। अगला प्रश्न है कि संख्या 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए 32 है, उसको अपन कैसे तोड़ सकते हैं, 30 + 2, और वर्ग ज्ञात करना है तो घात 2। 32 का वर्ग = 30 + 2 होल स्क्वायर। तो इसको अपन, ये हमें एक सर्वसमीका की तरह दिखाई दे रहा है, सर्वसमीका a + b की होल स्क्वायर। सर्वसमीका का उपयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं। तो जब सर्वसमीका को हल करते हैं तो देखिए a + b की होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर के अनुसार। तो इसको हल करेंगे तो a के स्थान पर तो अपने पास 30 है और b के स्थान पर क्या है 2 है। तो a के स्थान पर a² के स्थान पर 30 की स्क्वायर प्लस 2 a के स्थान पर 30 और b के स्थान पर 2, फिर प्लस और b के स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया। इसको हल करते हैं तो अपने पास संख्या आती है 1024। यही हमारा उत्तर है। इस प्रकार अपने को प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न है कि परिमेय संख्या -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए एक संख्या रेखा अपने को खींचनी है। ये 0 है, इस तरफ चलेंगे तो धनात्मक संख्या आएगी और 0 के इस तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक संख्या आएगी। क्योंकि अपने को जो संख्या दी गई है परिमेय संख्या है वो सभी ऋणात्मक है, तो 0 से बाईं ओर अपने को ये संख्याएं प्राप्त होगी संख्या रेखा पर। और चूँकि ये 2/11 माइनस का 2/11 माइनस का 5/11 माइनस का 9/11 है तो ये हमें बाईं तरफ हमें प्राप्त हो जाएगी। माइनस का शुरू करेंगे माइनस का 1/11 माइनस का 2/11 और जहाँ जहाँ ये संख्या प्राप्त हो रही है उसको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे और उसको बिंदु के रूप में भी अपन दर्शा देंगे ताकि कोई समस्या न रहे, एग्जामिनर आसानी से समझ जाए और अपने को अच्छे नंबर एग्जाम में प्राप्त हो जाए। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 81 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए घन प्राप्त करनी है ना तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे और घन प्राप्त करना है तो इसके अंदर 3 के जोड़े अपने को अभाज्य गुणनखंड के बनाने होंगे। यहाँ देखिए 81 का जब गुणनखंड करते हैं तो 3 के जोड़े तो बनते हैं, लेकिन 1 3 जो होता है अभाज्य गुणनखंड का वो उसका त्रिक अपने को प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए अभाज्य 81 के अभाज्य गुणनखंड लिखे ऐसे, फिर नीचे लिखा कि अभाज्य गुणनखंड में 3 जो है ये 3 वो त्रिक में नहीं आ रहा है, अतः 81 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 81 के अंदर 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग देंगे तो भागफल के अभाज्य गुणनखंड में ये 3 नहीं आएगा। 3 नहीं आएगा तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी 27। देखिए 81 में 3 का भाग दिया तो हमें 27 प्राप्त हुई और उसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो 3 × 3 × 3 यही हमें प्राप्त होगा। और वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 27 होगी जो एक पूर्ण घन संख्या है। अगला प्रश्न है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी। देखिए 63 दिन में बनाने के लिए तो 42 मशीनों की आवश्यकता थी। अब 54 दिन में बनाने के लिए यानी दिन कम हो रहे हैं तो ज़्यादा मशीनें चाहिए। यहाँ देखिए दिनों की संख्या कम करने पर तो मशीनों की संख्या बढ़ेगी तभी जल्दी कार्य होगा। तो इसमें प्रतिलोम संबंध है, प्रतिलोम समानुपात का संबंध यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। देखिए उतनी ही वस्तु 54 दिन में बनाने के लिए हमें अक्ष मशीनों की आवश्यकता होगी, मान लिया हमने। देखिए प्रश्नों को फिर से समझिए कि एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है।
उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो माना 54 दिन में बनाने के लिए, वस्तुओं को 54 दिन में बनाने के लिए x मशीनों की आवश्यकता होगी। इसको फिर हमने अनुपात के दिनों की संख्या और मशीनों की संख्या से अनुपात कर लिया। दिनों की संख्या अनुपात मशीनों की संख्या। अब देखो 63 दिन के अंदर 63 दिन में वस्तु बनानी है तो 42 मशीनें चाहिए। 54 दिन के अंदर यदि वस्तु निर्माण करनी है तो कितनी मशीनें अपने को चाहिए। तो ये बात अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ दिनों की संख्या जो है वो कम हो रही है, तो मशीनों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये एक प्रतिलोम समानुपात है। कैसा समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है, क्योंकि दिनों की संख्या कम होने पर मशीनों की संख्या बढ़ रही है। अतः गुणा करने, इसको गुणा के रूप में अपन लिखेंगे 63 गुणा 42 बराबर 54 गुणा x। अब x का मान अपन यहाँ मशीनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, 54 का इसमें भाग दे देंगे, 63 गुणा 42 बटा 54, इसको काटेंगे तो उत्तर आएगा 49, यानी 49 मशीनों की आवश्यकता हमें होगी। इस प्रकार अपने को प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2/3 XY गुणा माइनस का 9/10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका जब हमने को गुणनफल ज्ञात करना है तो इसको गुणा के रूप में लिख लेंगे। देखिए गुणा के रूप में लिख लिया। ये देखिए आगे कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को हटाया है। अब संख्या का संख्या से गुणा कर लेंगे और जो चर राशि है उसको गुणा करेंगे तो चर राशि जो है वह गुणा करने पर जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। 2/3 गुणा माइनस का 9/10 और x गुणा x स्क्वायर गुणा y स्क्वायर, इसको हल करेंगे। देखिए 2 का -9 से गुणा करेंगे तो माइनस का 18 और 3 का 10 से गुणा करेंगे तो 30 और x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की घात 3 और y का y स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो y की घात 3 और 18 और 30 जो है वो आपस में कटते हैं 3 के पहाड़े से, तो उत्तर आ जाएगा हमारा माइनस का 3/5 x क्यूब y क्यूब। माइनस का 3/5 x क्यूब नहीं बोलना चाहते तो x की घात 3 और y की घात 3, यही हमारा उत्तर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज है और इसके बाह्य कोण दे रखे हैं 2 और एक बाह्य जो कोण है उसको x के रूप में दे रखा है, तो x का मान पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा। हमें पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो सभी बाह्य कोणों को योग करके बराबर में 360 लिख देंगे। 125 को जोड़ेंगे डिग्री को तो 250 डिग्री प्लस x और बराबर में 360। x को यहीं रख लेंगे और 360 में से 250 को जब बराबर के दूसरे ओर लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास आ गया 110 डिग्री कोण। तो x बराबर कितना कोण आया, 110 डिग्री, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बड़े ही आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमें कितना आता है, हमारी तैयारी कितनी है, इस पर भी चीज़ें डिपेंड करती है। हमने पढ़ा तो है लेकिन इन प्रश्नों को देख करके हमारा फिर से रिवीजन भी हो रहा है और हम यह भी जान रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक समांतर चतुर्भुज अपन बना लेंगे, अच्छा सा ऐसे ये बना रखा है। इसमें जो दो आसन कोण वो होते हैं जो पास के कोण है ना, एक ही रेखाखंड के ऊपर जो दो कोण बने हुए ना, ये हमारे आसन कोण है। कोण ए और बी, कोण ए और डी भी ले सकते हैं, ये भी आसन कोण है। कोण डी और सी है, ये भी आपस में क्या है, दो आसन कोण है। और बी और सी ये भी आसन कोण है। हमने लिया है कोण ए और कोण बी, ठीक है। हमें दिया हुआ है दो आसन कोणों का
अनुपात कितना है 3:2। अब जब इसको x से गुणा कर लेंगे तो ये हमें एक कोण के रूप में आ जाएगा और बीजीय पद के रूप में आ जाएगा, है ना। आसन कोण कितना हो जाएगा 3x और 2x। जो अनुपात में था राशि उसको हमने x से गुणा किया तो वह कोण बन गया और उसको बीजीय पद के अंदर लिख दिया। 3x और 2x आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के अंदर दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण A बराबर कितना है मान 3x, तो कोण A के स्थान पे 3x और प्लस कोण B के स्थान पर 2x बराबर 180 डिग्री। 3x और 2x को जोड़ेंगे तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x बराबर 180/5 बराबर में है 36। अब देखिए 3x जो है कोण A का मान हमारे पास यहाँ से निकाल लिया जाएगा। कोण A बराबर 3x बराबर x का मान कितना आया 36। 3 को 36 से गुणा कर देंगे तो आया कोण A बराबर 108 डिग्री। और कोण B बराबर कितना था 2x, यहाँ भी 2 को 36 से गुणा करेंगे तो 72 डिग्री कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। 2 कोण आ गए। अब 2 कोण आ गए तो इसके आगे देखिए, बच्चों ये जो प्रश्न है वो अधूरा सोल्व किया हुआ है। इसके आगे के प्रश्न को अपन हल करेंगे। अभी हमारे पास 2 कोण आ गए, कोण A और कोण B। कोण C और कोण D भी अपन है वो निकाल सकते हैं। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। अब बराबर होते हैं तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A का सम्मुख कोण हो जाएगा कोण C। और कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण D। कोण A कितना है, कोण A है 108 डिग्री, तो कोण C भी 108 डिग्री हो जाएगा। और कोण B बराबर कितना है 72 डिग्री, तो इसका सम्मुख कोण भी कितना है D, वो भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। देखिए इस प्रकार चारों कोण हमने है वो ज्ञात कर लिए। अगला प्रश्न है कि बीजीय व्यंजक 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। अब इसको घटाने के पदों में लिखेंगे तो देखिए ये जो बीजीय व्यंजक है इसको इस प्रकार आपने लिख लिया। ठीक उसके नीचे जब घटाना है तो इस बीजीय व्यंजक को इसके नीचे अपन लिख लेंगे। लिखने के पश्चात अपन क्या करेंगे, जो चिन्ह है वो अपने बदल देंगे। ये जो प्लस था इसको हमने माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था इसको माइनस कर दिया, और यहाँ माइनस का 7ab था तो इस माइनस को भी क्या कर दिया, प्लस का 7ab कर दिया, माइनस को प्लस में बदल दिया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। माइनस का 3 और माइनस का 12, आपको पता है माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह किसका रहता है, माइनस का ही रहता है। तो माइनस का 15 आ गया, प्लस 5b और माइनस 3b, तो प्लस के 5b में से माइनस का 3 भी घटाएंगे तो प्लस का 2b आ जाएगा। फिर माइनस का 9ab प्लस 7ab, तो 7ab में से माइनस का 9ab घटाएंगे तो माइनस का 2ab आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 9 में से 7 घटा दो, फिर बड़ी संख्या तो नहीं, हालांकि ये छोटी संख्या है लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस 2ab हमें प्राप्त हो जाएगा। और 12a में से 4a घटाएंगे तो 8a हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूरा हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अपन इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि संख्या 401 पूर्ण घन संख्या है या नहीं, स्पष्ट कीजिए। देखिए इसको भी अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 400 के हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। पूछ रहा है अपने को पूर्ण वर्ग संख्या की पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या है या नहीं। ठीक है, देखिए तो घन पूछ रहा है, पूर्ण घन संख्या है नहीं तो 3 के जोड़े बनेंगे। तो देखिए 400 के अभाज्य गुणनखंड किए, इस प्रकार हल कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड को इस रूप में लिख लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 त्रिक में नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार 401 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है,
तो यही पूछा है कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं, तो ये तो नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के जो है वो त्रिक नहीं आ रहे हैं, इस कारण से 401 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, टेलीविज़न का जो मूल्य है वो 13,000 रुपये है, इसी के साथ इसमें 12% जो है 12% की दर जो है वो बिक्री कर भी उसको देना पड़ेगा, तो उसको इस मूल्य के साथ 13,000 के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी भुगतान करने वाली राशि हमें प्राप्त होगी। देखिए, तो इसको हल करते हैं कि टेलीविज़न पहले लिखेंगे इसी प्रकार, टेलीविज़न का क्रय मूल्य बराबर 13,000 रुपये, बिक्री दर कितनी दे रखी है 12%, बिक्री कर की दर बराबर 12%, तो 12% किस में से निकालेंगे, इस 13,000 का ही तो 12% देना पड़ेगा, जिस वस्तु का जो मूल्य है उसी के ऊपर बिक्री कर लगाया जाता है। तो वस्तु का मूल्य, टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये, उसी के ऊपर बिक्री कर 12%, तो हम निकालेंगे बिक्री कर, ये तो दर दे रखे अपने को प्रतिशत में, अपन कर निकाल लेंगे, तो 13,000 का 12%, तो 13 गुणा 12/100 बराबर, इसको हल करेंगे तो हमारे पास बिक्री कर आ जाएगा 1560 रुपये। अब इस बिक्री कर को 13,000 के साथ जोड़ देंगे तो वो भुगतान की जाने वाली राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। भुगतान की जाने वाली राशि बराबर क्रय मूल्य प्लस बिक्री कर, 13,000 प्लस 1560, तो 14,560 रुपये का वो टेलीविज़न हमें खरीदना पड़ेगा, बिक्री कर उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो निकाल लेंगे बिक्री कर और उसको भुगतान की जाने वाली राशि जो आ जाएगी वो क्रय मूल्य के साथ जुड़ जाएगा बिक्री कर, और वो राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो टेलीविज़न जो है वो 14,560 रुपये का अपने को पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि बीजीय व्यंजक 3x ब्रैकेट 4x - 5 ब्रैकेट बंद प्लस 8 को सरल कीजिए तथा x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको हल कर लेंगे, बीजीय व्यंजक को 3x को 4x से गुणा करेंगे, फिर 3x माइनस लगा के फिर 3x को 5 से गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा, 3x को 4x के साथ गुणा करेंगे तो 12x² माइनस 3x को 5 से गुणा करेंगे तो 15x प्लस 8, इतना आ गया। अब इसको और आगे हल नहीं कर सकते, यहाँ x बराबर कर तो सकते हैं कि इसको इसे गुणनखंड करने में, लेकिन ये हमें x बराबर क्या दे रखा है 1/2, अपने को यहाँ से ये मान x का मान जो है वो 1/2 यहाँ पे रखना है, जहाँ x है वहाँ पर 1/2 रख दो, तो 12 गुणा 1/2, x की स्क्वायर थी तो यहाँ 1/2 की भी स्क्वायर कर दी, फिर माइनस 15 का 15 लिखा, गुणा के अंदर x है तो गुणा के अंदर x के स्थान पर 1/2 प्लस 8, इसको आगे जब हल करेंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 7/2। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप करके देख लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। जो संख्या कटती है उसको काट देना, जहाँ लैसे लिए जाना है वहाँ से लैसे ले लेना, उत्तर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यंजक y-8 और 3y-4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करना है तो इसको गुणा के रूप में लिखेंगे, और इसको सिंपल है वो गुणा करके आप देख लीजिए, y का एक बार गुणा कर लेंगे 3y-4 के साथ, ठीक है, फिर -8 का गुणा कर लेंगे 3y-4 के साथ, इस प्रकार अपन इसको हल कर लेंगे, ठीक है। y को है वो 3y से गुणा करेंगे तो 3y² माइनस y को 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 4y, और -8 को 3y के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 24y, और माइनस के 8 को माइनस के 4 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 32, क्योंकि माइनस का 8 और माइनस का 4 गुणा होगा तो माइनस की संख्या गुणा होती है तो वो प्लस में बदल जाती है, और इसको हल कर लेंगे 3y² माइनस, क्योंकि 4y माइनस और 24y ये आपस में जुड़ जाएगा और चिन्ह है वो माइनस का ही रहेगा, माइनस का 28y प्लस 32, ये हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है p² प्लस 6p - 16 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए, गुणनखंड अपन इसके ज्ञात करेंगे, कहाँ गया, हाँ ये रहा, p² प्लस 6p - 16 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6p को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो 100 प्राप्त हो और जोड़ने और घटाने पर हमें 6p प्राप्त हो जाए। तो प्लस के 8p में से क्या करेंगे, माइनस का 2p घटाएंगे
तो 6p आ जाएगा, और 8 और 2 को गुणा करेंगे तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। तो इनके गुणनखंड हमने करना सीखा था ये प्रश्नावली गुणनखंड वाली भी प्रश्नावली के अंदर। तो इसको जब तोड़ा तो उत्तर ये जो इसको ऐसे लिख लेंगे गुणनखंड करके, ठीक है। फिर देखिए p² + 8p - 2p - 16। अब देखिए इन दोनों में से हम अपन जो है कॉमन ले लेंगे। p कॉमन आ रहा है तो p बाहर ले लिया, इस p से एक p बाहर आ गया, p बच गया, प्लस 8p से एक p बाहर आ गया तो 8 बच गया, ऐसे लिख लेंगे। ये हमें आता है, हमने ये प्रश्नावली की है। आपको थोड़ा ध्यान आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो वापस उस प्रश्नावली को देखिए, सीखिए और रिवीजन कीजिए, या फिर यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, क्योंकि यहाँ अब इतना समय नहीं है क्योंकि अपन प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से -2 बाहर ले लिया, p बच गया अंदर, और माइनस जब बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, प्लस, ठीक है ना, क्योंकि गुणा करेंगे तो वापस ये संख्या माइनस का 16 ही आएगी, ठीक है। तो +8। अब देखिए p + 8 और p + 8 में से एक बार इसको लिख लेंगे, फिर p - 2, ठीक है, इस रूप में अपन इसको लिख लेंगे। अतः इसके जो गुणनखंड आए p² 6 + 6p - 16 के गुण क्या है, p + 8 और p - 2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह देखिए, व्यंजक 16a² b + 36ab² के गुणनखंड कीजिए। देखिए कॉमन ले लीजिए, इनमें से भी कॉमन ले लीजिए। 4p कॉमन आ रहा है सभी में से, जो बाहर निकल रहा है उसको ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए, जो अंदर बच गया उसको छोड़ दीजिए। तो 4ab ब्रैकेट 4a + 9b, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह देखिए, आलेख दिया हुआ है उसको देख करके हमें उत्तर निकालना है अपना, जो प्रश्न अपने से पूछा है। आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है, ठीक है। तो रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे क्या था, देखिए एक्स एक्स पर इन्होंने है वो समय लिया है प्रातः 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का, और वाई एक्स पे इन्होंने जो है वो तापमान ले रखा है, जो ग्राफ हमको दिया है वाई एक्स पे इधर तापमान ले रखा है, एक्स एक्स पे समय ले रखा है। तो प्रातः 9 बजे रोगी का टेम्परेचर कितना था, 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 बजे कितना है, 36 डिग्री। 11 बजे कितना है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। 12 बजे कितना आ गया टेम्परेचर, तो 38.5 डिग्री। और दोपहर 1 बजे कितना टेम्परेचर है, 37 डिग्री। दोपहर 2 बजे भी 37 डिग्री, और 3:30 बजे 37.5 डिग्री इनका टेम्परेचर था। अब अपने को जो प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर अपने को इस ग्राफ से निकालने हैं। रोगी का ए दे रखा है, रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे क्या था, तो दोपहर 1 बजे के कॉलम में देखिए आप, दोपहर 1 बजे कितना टेम्परेचर था, जो बिंदु है दोपहर 1 बजे था 37 डिग्री टेम्परेचर, कितना है 37 डिग्री। तो उत्तर आ जाएगा दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। बी पूछा है रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब था, तो देख लीजिए 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड था वो दोपहर 12 बजे था। यहाँ भी देखिए दोपहर 12 बजे अपने को जो टेम्परेचर है वो 38.5 डिग्री दिखा रहा है। और सी प्रश्न जो है वह पूछा है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, तो एक समान कब था, दोपहर 1 बजे और दोपहर 12 बजे। देखिए दोपहर 1 बजे भी 37 डिग्री और दोपहर 12 बजे भी 37 डिग्री, ये दो टेम्परेचर दो समय पर है वो टेम्परेचर समान था। अगला प्रश्न है, आसान है बहुत, ग्राफ को देखकर उत्तर निकालना है। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए आलेख बनाइए। आलेख बनाना है तो ग्राफ बनाना है अपने को। मैंने इस पे थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश की है। तो एक्स एक्स पे तो मैंने लिया है वर्ग भुजा को, और वाई एक्स पे लिया है क्षेत्रफल को। आलेख बनाते समय ध्यान रखना कि जो अंतराल है वह समान आना चाहिए। अंतराल ध्यान रखना है कि अंतराल जो आए जिधर भी आप लोग एक्स एक्स और वाई एक्स पर, वो अंतराल हमें समान रूप से समान आना चाहिए। देखिए यहाँ 5 का अंतराल है तो 5 का ही अंतराल आगे तक चल रहा है, और एक्स एक्स पे यदि 1 का अंतराल चल रहा है तो इधर 1 का ही अंतराल चल रहा है, देख लीजिए। और हमको लिखना भी है कि एक्स एक्स पे हमने क्या लिया है, वर्ग की भुजा ली है, तो वर्ग की
भुजा दिखानी है, इसे लिखना है। और वाई एक्स पे हमने यदि क्षेत्रफल लिया है तो वर्ग सेंटीमीटर के अंदर वो क्षेत्रफल भी दर्शाना है। और साथ में तो दो वर्ग की भुजा दो था तो उसका क्षेत्रफल कितना था, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो 4 के साथ इसको मिला देंगे, ये बिंदु नंबर ए। फिर इनको आपस में मिला लेंगे और इनके निर्देशांक भी लिख देंगे। ठीक है, ये ग्राफ के अंदर अच्छे से बनेगा, आपको आता होगा। और साथ ही ग्राफ लिखते समय अपने को इसका पैमाना ज़रूर लिखना है। एक्स एक्स पे मैंने क्या लिया, एक्स एक्स पे मैंने भुजा ली, तो 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर भुजा। और वाई एक्स पे मैंने 1 इकाई जो खाना है उस बराबर 5 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल लिया। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए, नया वेतन जो है वो 1,54,000 रुपये और मूल वेतन x रुपये। अब इसका अपने को 10% वृद्धि करनी है। 10% वृद्धि करें तो x का ही 10% निकाल लेंगे, x बटा 10। और मूल वेतन के अंदर 10% की वृद्धि कर जोड़ देंगे, x बटा 10 को। मूल वेतन x था और उसके अंदर वेतन वृद्धि जोड़ दी, 10% निकाला तो x बटे 10 आया। तो ये नए वेतन के बराबर हो जाएगा। एक सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको हल कर लेंगे और हमारे पास मूल वेतन हमें 1,40,000 रुपये जो आ रहा है वो प्राप्त हो जाएगा। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट रूप से चलूँगा। आप देख लेना, इसमें उत्तर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि समीकरण 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2t - t को सरल कीजिए। तो देखिए, इसको अपन क्या करेंगे कि समान पदों को एक तरफ ले आएंगे, टी के पदों को एक तरफ ले आएंगे, ये टी भी अपन बाएं पक्ष की ओर ले आएंगे। तो माइनस का टी है तो बराबर के इस ओर आएगा तो प्लस का टी हो जाएगा। अब ये एक सरल इक्वेशन बन गई, इसको हल कर लेंगे। इनका लैसे लेकर के लैसे लेंगे तो आएगा 12 और इस प्रकार इसको हल कर लेंगे। आगे आप देख सकते हो किस प्रकार हमने इसको हल किया। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा। 4 का भाग 12 में देंगे, कितना आएगा 3। तो देखिए 3 ऊपर 3 का जो आया, 3 जो आ रहा है उसको ऊपर वाले पदों के साथ गुणा करेंगे 3t - 2 के साथ। और 3 का भाग है वो 12 में देंगे वापस, कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 का गुणा है वो 2t + 3 के साथ गुण करेंगे और इस t के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का भाग 12 में 12 बार जाता है। 12 का t से गुणा करें तो 12t = 2/3। अब सिंपल इक्वेशन है, मैथमेटिक्स है, इसको हल कर लेंगे और हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा t = 2। इस प्रकार अपने को प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। अगला प्रश्न है कि एक खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4,224 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर इन्हीं में आएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल जो दे रखा है 4,224 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे इसकी ऊंचाई के अनुदिश बेलन जो है इसको इसके ऊंचाई के अनुदिश काटा जा रहा है, ऐसे काटा जा रहा है। इसको 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। काटेंगे, इसको खोलेंगे तो एक आयताकार चादर बन जाएगी जिसकी चौड़ाई है 33 सेंटीमीटर। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, तो हमें जो दिया गया है वो अपन लिख लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 4,224 वर्ग सेंटीमीटर। आयताकार चादर की चौड़ाई दी गई है अपने को 33 सेंटीमीटर। लंबाई दी नहीं गई है तो माना आयताकार चादर की लंबाई = L सेंटीमीटर। अब अपने को पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा किसके, आयताकार चादर का क्षेत्रफल। ये काटा ही तो है, काट के खोल लिया इसको तो आयताकार चादर बन गई। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयताकार चादर का क्षेत्रफल के। तो 4,224 = आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी L और गुणा चौड़ाई कितनी थी 33। ये एक समीकरण बन गई। यहाँ से अपन लंबाई निकाल लेंगे तो 4,224 के अंदर 33 का भाग देंगे तो लंबाई आ जाएगी अपने पास 128 सेंटीमीटर। और आयताकार चादर है तो इसका परिमाप भी
हम आसानी से निकाल लेंगे। हमें सूत्र पता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। तो हमारे पास लंबाई आ गई 128 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 33 सेंटीमीटर। इसको 2 से गुणा कर लेंगे जोड़ के, तो हमारे पास परिमाप आ जाएगा 322 सेंटीमीटर। इस प्रकार अपन प्रश्नों को हल कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो कहीं नंबर नहीं कटेंगे। चलिए दोस्तों, ये था गणित का मॉडल पेपर। इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हो सकता है कुछ प्रश्न रिपीट हो जाए या इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाए, तो आप ज़रूर इस प्रश्न पत्र को हल कीजिए और अच्छे नंबर एग्जाम में लेकर के आएँ। मेरी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।